स्वागत है सभी का एग्जाम मेंटर एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका मेंटोर सीएम गॉड और आज हम पढ़ने वाले हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का पार्ट 2। पार्ट 1 में हम हाफ चैप्टर कवर कर चुके हैं, रिफ्लेक्शन के सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक रिफ्रैक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है, देन ग्लास स्लैब और वाटर के थ्रू रिफ्रैक्शन किस तरह से होता है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। फिर हम देखेंगे टीआईआर क्या होता है। टीआईआर इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये क्या होता है। उसके बाद हम कवर करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल लेंस एंड द लेंस फार्मूला, और लेंस फार्मूला के साथ हम मैग्निफिकेशन फार्मूला भी चेक करेंगे, लेंस के लिए अलग होता। उसके बाद हम देखेंगे कि लेंस से, कॉन्केव लेंस से, कॉन्वेक्स लेंस से इमेज फॉर्मेशन किस तरह से होता है, क्या उसके इमेज डायग्राम्स बनते हैं। और उसके बाद हम देखेंगे पावर ऑफ लेंस एंड लास्ट टॉपिक हमारा होगा कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक हमारा रिफ्रैक्शन। देखिए, ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है। ये दोनों का मीडियम का इंटरफेस है। मीन्स जहां पर मीडियम 1 खत्म होता है और मीडियम 2 शुरू होता है, दैट बाउंड्री इज कॉल्ड द इंटरफेस ऑफ द मीडियम्स। लाइट जब एक मीडियम से आती है तो उसको जाना चाहिए सीधे सीधे, लेकिन दूसरे मीडियम में जाने पर उसका पाथ थोड़ा सा बदल जाता है। दिस चेंजिंग ऑफ पाथ while going from one medium to another is called refraction. The change in path of light while going from one medium to another is called refraction of light. और ये हमेशा होता है। इस केस में देखिए, लाइट में होता है velocity is frequency into wavelength। ये फ्रीक्वेंसी है। किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए, अब लाइट की छोड़े, किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए या वेव के लिए ये फॉर्मूला हमेशा वैलिड रहेगा। अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने में अगर हमारी वेवलेंथ चेंज होती है तो वेलोसिटी भी चेंज होगी, और वेवलेंथ और वेलोसिटी चेंज होने की वजह से ही ये थोड़ा सा डिफरेंस इसमें आता है। फ्रीक्वेंसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने में कभी चेंज नहीं होती, जिसका रीजन है कि फ्रीक्वेंसी हमेशा सोर्स पर डिपेंड करती है कि लाइट आ किस सोर्स से रही है, तो वो तो चेंज नहीं होगी। फ्रीक्वेंसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चेंज होगी सिर्फ इसकी स्पीड, और दूसरा उसकी वेवलेंथ जो चेंज होगी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। चलिए देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहते हैं। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये है मीडियम का इंटरफेस, मीडियम की बाउंड्री। ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। और ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से थोड़ा सा मैच करता है, बिल्कुल सही मैच करता है कि लाइट अगर एक मीडियम पे ऐसे आई है तो ऑब्वियस है या तो ऐसे जाएगी या इस तरह से जाएगी, कभी भी आपकी तरफ या मेरी तरफ नहीं जाएगी। तो कॉमन सेंस वाला लॉ है ये तो। चलिए, ये तो है फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ क्या कहता है? सेकंड लॉ कहता है कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, मैंने बताया था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों ही नॉर्मल से बनते हैं। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमारा ये रहा, नॉर्मल से बन रहा है, और ये भी नॉर्मल से। तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि SIN, वो मैथमेटिक्स वाला साइन, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इन दोनों का रेशियो कांस्टेंट आता है। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट, ये कहता है हमारा दूसरा लॉ। इस लॉ को थोड़ा सा हम अगर चेंज कर दे तो ये कुछ इस तरह से आता है, N1 sin I is N2 sin R। मीन्स अगर मैं इसको N2 by N1 लिखूं तो ये N2 और N1 क्या है ये हम देखेंगे अगले टॉपिक में। तो ये जो है N1 sin I इक्वल्स टू N2 sin R, इसको हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि N है क्या। N इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक। किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम के लिए
ऐसा मीडियम जिसमें लाइट ट्रेवल कर सकती है, किसी भी ऐसे मीडियम के लिए एक नंबर डिफाइन होता है, दैट नंबर इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एन से हम इसको डिनोट करते हैं। किसी बुक में एन लिखा होगा, किसी बुक में म्यू एक ग्रीक सिंबल बना होगा, तो आप समझे वो इसी की बात कर रहे हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम बात करते हैं, फिलहाल एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम देख लेते हैं। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक्चुअली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम से, ट्रांसपेरेंट मीडियम से जुड़ा हुआ एक सिंपल सा नंबर होता है। इस नंबर की हेल्प से हमें पता चलता है कि लाइट की स्पीड उसमें क्या होगी, और लाइट उसमें स्लो होगी या फास्ट होगी, क्योंकि मीडियम टू मीडियम लाइट डिफर करेगी स्पीड उसकी। तो स्लो होगी या फास्ट होगी हम यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं, और कई चीजें हम इसकी हेल्प से पता कर सकते हैं। चलिए पहले देखते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये एक्चुअली में होता है एब्सोल्यूट विद रेस्पेक्ट टू वैक्यूम होता है। क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को हम सी लेटर से डिनोट करते हैं, विच इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और मीडियम में लाइट की स्पीड को हम v से डिनोट करते हैं। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम जो है हमारा, वो आ जाता है c/v। v इज द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, c इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। एज c इज ऑलवेज विल बी ग्रेटर देन v, लाइट की स्पीड c से ज्यादा कुछ भी नहीं हो सकता, इवन लाइट भी नहीं हो सकती। तो किसी दूसरे मीडियम में अगर लाइट जाएगी तो इट इज ऑब्वियस कि उसकी स्पीड c से ज्यादा तो नहीं होगी, कम जरूर हो जाएगी। तो या तो वो इक्वल रहेगा या कम रहेगा। तो हमारा जो, क्योंकि c हमेशा v से ज्यादा या उसके इक्वल रहेगा, तो n की वैल्यू, n हमेशा मेरा या तो 1 से बड़ा रहेगा या 1 के इक्वल रहेगा। तो 1 के इक्वल सिर्फ वैक्यूम के लिए है वो n की वैल्यू, और उसके बाद एयर के लिए 1.0003 आती है वैल्यू। और जैसे जैसे मीडियम की डेंसिटी बढ़ती जाती है, ऑप्टिकल डेंसिटी हम इसको कहते हैं, तो ऑप्टिकल डेंसिटी बढ़ती जाती है तो वैसे वैसे ही n बढ़ता जाता है। तो हम कह सकते हैं जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम से जुड़ा हुआ नंबर भी है, और मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी को भी डिनोट करता है। चलिए ये तो हो गया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विच इज विद रेस्पेक्ट टू मीडियम। अगर मुझे किसी दूसरे मीडियम के रेस्पेक्ट में देखना है, मैं कहना चाहूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 2 क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, जिसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं वो न्यूमरेटर में उसकी स्पीड, एंड देन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। तो स्पीड ऑफ लाइट इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रेस्पेक्ट टू 2 क्या हो जाएगा? इनका रेशियो, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, दैट इज v2/v1, ये हो जाएगा। अगर मुझे इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टर्म में लिखना है तो इस फॉर्मूले से हम देख सकते हैं n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v। n v के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर यहाँ v2/v1 आ रहा है तो यहां पर n1/n2 आएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 2 में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। और बात करें वेलोसिटी की तो सेकंड मीडियम की पहले आएगी, जिसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं वो न्यूमरेटर में उसकी स्पीड, उस मीडियम में स्पीड, और जिसकी निकाल रहे हैं वो डिनोमिनेटर में। ये रेशियो उल्टे चलेंगे एज n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी v। इसको ध्यान रखेंगे। अगर आपसे वेलोसिटी के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इन दोनों का यूज करेंगे, आपसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का पूछा जाए तो इन दोनों को यूज कर सकते हैं। ये तीनों इंटरचेंजेबली हम यूज कर सकते हैं। हो सकता है कोई क्वेश्चन ऐसा हो कि हमें इन दोनों का यूज करना पड़े, तो इसको आप याद रखेंगे। कभी कभी यहाँ से कंफ्यूजिंग सवाल आ जाते हैं, हालांकि अभी तक ऐसा कोई सवाल बोर्ड में आया नहीं है, पर वी कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी क्वेश्चन, राइट। तो थोड़ा सा तैयारी इसकी कर लेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो ये वाला टॉपिक नहीं है, सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, इससे इतने ज़्यादा नहीं आएंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब।
ग्लास स्लैब क्या होता है? देखिए एक क्यूबॉइडल पीस होता है ग्लास का। मैं फ्रंट से बना रहा हूं तो आपको रेक्टेंगल ही नजर आएगा, अदरवाइज ये क्यूबॉइडल है। ये ग्लास है, यहां पर ये एयर में रखा हुआ है और इस तरफ भी एयर ही है। तो लाइट यहां से आती है, हाँ जी। अब हमें यहां पर ये देखना है कि लाइट एयर से मीडियम में जा रही है तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड होगी या नॉर्मल से अवे बेंड होगी। जिसके लिए सबसे बढ़िया तरीका, अब आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी सीख ही लिया है, तो हम स्नेल्स लॉ यूज करेंगे, n1 साइन आई इक्वल्स टू n2 साइन आर। ये जो प्रोडक्ट है इन दोनों का, ये प्रोडक्ट इक्वल आना चाहिए, यानी कि n और साइन आई का प्रोडक्ट और n2 और साइन आर का प्रोडक्ट इक्वल आना चाहिए। इसकी हेल्प से हम कैसे करेंगे? देखिए हमें पता है एयर का n1 कम होता है, ग्लास का जो n2 होगा वो ज़्यादा होगा। तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, ग्लास का ज़्यादा। तो आप देखें कि जब n1 की वैल्यू यहाँ पर कम है, n2 की वैल्यू ज़्यादा है, तो साइन आई प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई होने के लिए n1 कम है तो i को ज़्यादा होना पड़ेगा और n2 ज़्यादा है तो r को रिड्यूस होना पड़ेगा, ताकि इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों की मल्टीप्लाई सेम आए। फिर से सुन ले, अगर n1 कम है तो i ज़्यादा हो जाएगा और n2 ज़्यादा है तो r कम हो जाएगा, ताकि इन दोनों की मल्टीप्लाई जो है वो इक्वल आए। तो यहाँ पर मेरा i है और इधर r देखिए, ग्लास के लिए n की वैल्यू ज़्यादा होती है तो r कम हो जाएगा, तो ये टुवर्ड्स नॉर्मल बैंड हो जाएगी, r की वैल्यू कम आएगी। ऐसे ही अब इस सरफेस पर क्या होगा, ग्लास टू एयर इंटरफेस में क्या होगा, फिर से यहाँ पर आ जाएं। तो अब ग्लास के लिए यहाँ पर मैं स्नेल्स लॉ में n1 में ग्लास की वैल्यू पुट करूंगा, n2 में नहीं करूंगा, क्योंकि लाइट अब यहाँ पर इंसिडेंट है, इस बाउंड्री पर लाइट अब आ रही है, तो मैं n1 की जगह रखूंगा। अब मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का ज़्यादा, तो ऑब्वियस है आई कम हो जाएगा, और एयर के लिए कम है तो आर ज़्यादा हो जाएगा, और आर ज़्यादा हो जाएगा तो ये अवे फ्रॉम दी नॉर्मल जाएगी। लाइट का जो एक्चुअल पाथ था वो ये था, और लाइट का अब जो पाथ है वो ये है, तो ये एक्चुअल में पैरेलल शिफ्ट आता है, पैरेलल शिफ्ट आता है। लाइट का ये एक्चुअल पाथ था और आफ्टर रिफ्रैक्शन वो जिस तरह से जाएगी वो पैरेलल शिफ्ट हो जाएगा, और ये जो एंगल है इसको हम आर कहने की बजाय ई कहते हैं। ई इज एंगल ऑफ एमरजेंस, के भी कितने एंगल पर लाइट एमर्ज हो रही है, वो उसके ओरिजिनल पाथ से बस पैरेलल शिफ्ट हो जाता है। आपको अगर एक चीज में अभी भी डाउट है तो थोड़ा सा आप इसको रट भी सकते हैं कि लाइट अगर डेंसर से रेयरर में जाएगी, डेंसर से रेयरर में, ये नॉर्मल हो गया, तो डेंसर से रेयरर में जाते हुए वो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड करेगी, और इसका उल्टा हो, वो अगर रेयरर से डेंसर में जाए, ये रेयरर मीडियम हो गया और ये डेंसर मीडियम हो गया, तो रेयरर से डेंसर में जाएगी तो टुवर्ड्स दी नॉर्मल बेंड करेगी। अब रेयरर और डेंसर में अगर आपको कंफ्यूजन है, ये कंपैरेटिव होता है दो मीडियम में, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है वो रेयरर मीडियम हो गया, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है वो डेंसर मीडियम हो गया। तो डेंसर से रेयरर में जाते हुए अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, और रेयरर से डेंसर में जाते हुए टुवर्ड्स नॉर्मल। आपको ऐसे याद रहता है, आप ऐसे कर सकते हैं, अदरवाइज n और i या n और r इनकी मल्टीप्लाई के जरिए भी आप चेक कर सकते हैं कि अगर n कम है तो i को ज्यादा होना पड़ेगा, और n ज्यादा है तो r अकॉर्डिंगली कम हो जाएगा। चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। रिफ्रैक्शन थ्रू वाटर। चलिए वाटर से कैसे रिफ्रैक्शन होता है देखते हैं। सेम, अगर एयर से वाटर, ये वाटर की बाउंड्री है, अगर लाइट अंदर एंटर करेगी तो ऑब्वियस है एयर और वाटर में
एयर और वाटर में वाटर डेंसर है, डेंसर है तो लाइट टुवर्ड्स दी नॉर्मल बेंड करेगी। थोड़ा सा और क्लियर बना देता हूं, ये लाइट जो है टुवर्ड्स दी नॉर्मल बेंड करेगी। और अगर वाटर से एयर में जाना होगा, ये वाटर से एयर में जाना होगा तो डेंसर से रेयर हुआ, वो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल बेंड करेगी। तो इस तरह से वाटर और एयर में होता है। अब इस फेनोमेनन की वजह से होता क्या है, थोड़ा सा समझेंगे। मान लो इसमें वाटर भरा हुआ है एक बीकर में, और मैंने इसमें कोई कॉइन रखा हुआ है, यहाँ पर कोई कॉइन रखा है, तो यहाँ से लाइट जाएगी इस तरह से, ऊपर की तरफ जब लाइट जाएगी तो वो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल बैंड हो जाएगी, डेंसर से रेयर में जा रही है, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो यहाँ जो पर्सन है वो यहाँ से जो देख रहा है इसको, पर्सन उसकी आई है ये, तो उसको ये जो सिक्के की लाइट है वो कहाँ से आती हुई लगेगी, किसी ऑब्जेक्ट, सिक्का भी हो सकता है, कोई और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, उसको लाइट ये यहाँ से आती हुई लगेगी, यहाँ से। इस वो तो अपनी लेंथ में देखेगा, अभी सीधाई किस तरफ है, तो सीधाई में उसको यहाँ से आती हुई लगेगी, तो ये जो सिक्का है उसको ऊपर उठा हुआ लगेगा। ये इसकी एक्चुअल डेप्थ है, दिस डेप्थ इज एक्चुअल डेप्थ, और ये वाली डेप्थ हो जाएगी उसकी एपरेंट डेप्थ। अब इसी रीजन की वजह से एक्चुअल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ, एपरेंट मतलब जो एक्चुअल में नहीं है वहां पर, बट उसको लगेगा कि इतनी गहराई पे है। तो कभी भी हम बर्तन में कोई चीज़ गिर जाए, उसमें पानी भरा हुआ है, हम देखते हैं कि जितना बर्तन की डेप्थ है, हम साइड से देखते हैं कि बर्तन की डेप्थ तो ज़्यादा है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ लग रहा है। वो यही है कि एपरेंट डेप्थ उसकी कम नजर आती है ड्यू टू रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। या कोई पेंसिल रखी हुई है, माने इस तरह से पेंसिल रखी हुई है, तो पेंसिल से जब लाइट निकल के जाएगी अगेन, तो जब ये लाइट निकलेगी इस तरह से, तो ये ऐसे बेंड हो जाएगी। मैं डायग्राम दोबारा ही बना देता हूँ, तो कंजेशन हो गया है थोड़ा। ये पेंसिल रखी हुई है इस तरह से, तो इससे जब लाइट निकलेगी तो इस तरह से जाएगी, और यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा और लाइट ऐसे बैंड हो जाएगी। बैंड हो जाएगी तो ये जो टिप वाला जो एरिया है, पूरी ही पेंसिल के साथ ऐसा होगा, मैं सिर्फ टिप से बताना चाह रहा हूँ आपको। तो टिप वाला जो एरिया है, सामने पर्सन अगर देखता है उसको, ये उसकी आई है, देखता है तो उसको यहाँ इस लेंथ में नजर आएगा वो इस सामने, तो उसको टिप जब यहाँ नजर आएगी तो उसको पेंसिल बेंट नजर आएगी कि भाई पेंसिल यहाँ से बैंड हो गई है, तो उसको सीधी नजर नहीं आएगी, वो बेंट नजर आएगी ऐसे। पेंसिल की टिप उसको यहाँ नजर आएगी, तो ये पूरी पेंसिल जो एक्चुअल में सीधी है वो देखने पर कैसी नजर आएगी कि वो बेंड हो गई है। आपने ये नोटिस भी किया होगा, वो सिर्फ रिफ्रैक्शन की वजह से ही होता है फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, TIR। TIR टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। TIR जो है वो हमेशा ध्यान रखिएगा वो डेंसर टू रेयरर मीडियम होता है, डेंसर टू रेयरर। अब इसमें होगा क्या, लाइट डेंसर से रेयरर की तरफ जा रही है, तो आपको पता है ये अवे फ्रॉम नॉर्मल बैंड होगी। क्या हो अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ा दूं, अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ाता हूं तो एक एंगल ऐसा आएगा कि ये बिल्कुल सरफेस के अलॉन्ग निकल जाएगी बैंड होते होते। भाई मैं एंगल बढ़ाऊंगा, ये और थोड़ा इधर मुड़ेगी, और एंगल बढ़ाऊंगा और मुड़ेगी, किसी एक एंगल पर ये सरफेस के अलॉन्ग निकल जाएगी। मीन्स कोई तो एंगल C, क्रिटिकल एंगल ऐसा होगा, क्रिटिकल एंगल C ऐसा होगा जिसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मेरा 90 डिग्री हो जाए। यहाँ पर स्नेल्स लॉ लगा के देखते हैं कि भाई N1 साइन I की जगह मैं C लिख दूंगा, और N2 साइन R उसकी जगह में 90 डिग्री लिख दूंगा। तो साइन 90 भी नो 1 होता है, तो ये केवल N2 रह जाएगा। साइन C कितना आ जाएगा, N2 बाय N1। तो साइन C एक्चुअल में कोई वैल्यू आएगी, कांस्टेंट नंबर आएगा, कोई कांस्टेंट डिग्री आएगा। तो अब इस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस करता हूं, क्रिटिकल एंगल से भी ज़्यादा,
दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल सी, उस केस में लाइट अंदर की ओर बेंड कर जाएगी। अभी तक पैरेलल निकल रही थी सरफेस के, अंदर बेंड कर जाएगी, किधर, डेंसर से रेयर जाते जाते ये डेंसर में ही मुड़ जाएगी, और ये इफेक्ट हमेशा डेंसर टू रेयर जाते हुए होता है। इस इफेक्ट को ही हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। रीजन क्या है, ये वाला रिफ्लेक्शन 100% रिफ्लेक्शन है, इसमें ट्रांसमिशन नहीं होता। कुछ मिरर ऐसे होते हैं, मान लो आपकी ग्लास विंडो है, तो ग्लास विंडो पे आपको बाहर का भी दिख रहा होता है, मींस रिफ्लेक्शन हो रहा है, और सेम ग्लास विंडो में सेम टाइम हो सकता है आपको अपना खुद का रिफ्लेक्शन भी थोड़ा सा दिख रहा हो, तो वहां पे रिफ्लेक्शन भी हो रहा है और रिफ्रैक्शन भी हो रहा है, यानी कि दोनों इफेक्ट हो रहे हैं। और लाइट तो एक ही है, लाइट का सोर्स तो एक ही है वहां पर, तो वो 100% ना तो रिफ्लेक्शन हो रहा है ना 100% रिफ्रैक्शन हो रहा है, लेकिन ये इफेक्ट ऐसा है जहां पर 100% रिफ्लेक्शन होता है, इसलिए हम इसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हम कहते हैं, जिसका यूज कई सारे हम उसमें करते हैं डिवाइसेस बनाने में, ऑप्टिकल डिवाइस बनाने में। सबसे इसमें वाइडली यूज ऑप्टिकल डिवाइस है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर एक डेंसर मीडियम का, कांच जैसे मीडियम का या प्लास्टिक जैसे मीडियम का एक फाइबर होता है, उसमें हम अंदर लाइट को किसी एंगल पर छोड़ेंगे, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा, तो वो लाइट जो है बाहर निकलेगी नहीं, वो अंदर 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 इस तरह से रिफ्लेक्ट होते होते बहुत दूर तक, हम कहीं तक भी उसको ट्रेवल करा सकते हैं। तो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में हम इस इफेक्ट का यूज कर सकते हैं, और इसमें बेनिफिट ये है कि लाइट की स्पीड से ही सिग्नल हमारा जाएगा, बहुत फास्ट जाएगा, और दूसरा सिग्नल कहीं लॉस नहीं होगा। एनवायरनमेंट में जैसे मोबाइल नेटवर्क तो एनवायरनमेंट में लॉस हो जाते हैं, ऑप्टिकल फाइबर वाला सिग्नल एनवायरनमेंट में लॉस नहीं होता। चलिए, ये तो था TIR। TIR के बाद हम देखते हैं स्फेरिकल लेंसेज। स्फेरिकल लेंसेज में हमारे पास दो लेंस हैं। दिस इज कॉन्वेक्स लेंस, दिस वन इज कॉनकेव लेंस। देखिए, कॉन्वेक्स लेंस पे अगर मैं बहुत सारी पैरेलल लाइट इंसिडेंट करूं या इन्फिनिटी से लाइट आए, तो ये इसको एक जगह फोकस कर देता है। ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पॉइंट कहलाता है फिर फोकस। ठीक है जी। अब इस सरफेस का यहाँ फोकस हो गया, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, इस वाले सरफेस का, इस सरफेस का, यहाँ दो सरफेस है, और इस स्फेरिकल सरफेस का फोकस यहाँ आएगा और यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा। तो अब इनको हम नाम किस तरह से देते हैं, लेफ्ट वाले हम F1 और C1 कहते हैं, और राइट में F2 एंड C2। ये जो हमारा C2 है बुक में लिखा हुआ है, इसको हम 2F2 भी कहते हैं, F2 2F2, एंड दिस इज F1 2F1 भी इसको कहते हैं। क्योंकि पैरेलल लाइट यहाँ पर एक जगह कन्वर्ज हो गई, तो दिस लेंस इज कन्वर्जिंग लेंस। मिरर में कन्वर्जिंग मिरर कॉनकेव मिरर था, यहां पर उल्टा है, यहां कॉन्वेक्स लेंस है कन्वर्जिंग लेंस, और वहां पर कॉनकेव कन्वर्जिंग था, यहां पर कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग लेंस है। रीजन, अगर मैं इस पर पैरेलल लाइट इंसिडेंट करूं तो ये लाइट को इस तरह से बाहर की तरफ डाइवर्ज कर देगा, इसलिए ये डाइवर्जिंग लेंस हो गया। चलिए, इसका देखते हैं फिर इमेज फॉर्मेशन किस तरह का बनता है। जैसे कॉनकेव में बनता था ना, कॉनकेव मिरर में 6 इमेज डायग्राम थे, ऐसे ही कॉन्वेक्स लेंस में हमारे पास 6 इमेज डायग्राम है। एक एक करके सबको समझते हैं। चलिए, इसमें देखते हैं हम, पहले देखते हैं कॉन्वेक्स लेंस का। ये ऑप्टिकल सेंटर है, इधर F1 उतनी ही डिस्टेंस पर 2F1, इधर F2 सेम डिस्टेंस पर 2F2। हमारे पास यहाँ ऑब्जेक्ट को रखने के लिए 6 लोकेशन है, और इमेज भी अकॉर्डिंगली 6 ही लोकेशन पर आएगी। चलिए, ऑब्जेक्ट जो हमने रखा, सबसे पहले मैं ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रख सकता हूं, तो इन्फिनिटी पर अगर ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, तो इमेज मेरी कहां आकर के बनेगी, इमेज मेरी फोकस पर आकर के बनेगी, एट
फोकस एट F2 बनेगी। चलिए ये तो डायग्राम बनाने की इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। आगे स्टेप आएगा कि भी ऑब्जेक्ट मेरा कहाँ होगा, बियॉन्ड 2F1। तो ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F1 होगा तो इमेज कहाँ बनेगी, वैसे ही हम उसी वाले फंडे को यूज करेंगे। जैसे ही ऑब्जेक्ट आगे आता जाएगा इमेज पीछे जाती रहेगी और उसका साइज भी इंक्रीज होता रहेगा। तो एक लाइट तो यहाँ से पैरेलल, तो फोकस से गई, और अगर फोकस से आएगी तो पैरेलल, वही हम पुराने वाला फंडा यूज करेंगे, पैरेलल तो फोकस से तो पैरेलल। तो इस बार इमेज कहाँ बनी, बिटवीन F2 एंड 2F2। देखिए पहले वाले केस में F2 पे बनी थी जब इन्फिनिटी पे था, ऑब्जेक्ट आगे आया तो इमेज एक स्टेप पीछे चलेगी, विच इज बिटवीन F2 एंड 2F2। तीसरे स्टेप में आप गैस कर सकते हैं पहले से ही कि भाई ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा, एट 2F1, तो इमेज कहाँ जाएगी, एट 2F2। चलिए अब ये वाला जो डायग्राम थोड़ा सा बहुत ही सफाई से बनाना पड़ेगा, हमें पहले से ही पता है क्योंकि वो इमेज कहाँ बनेगी, तो हमें लाइट रे उधर ही पहले मिलान करनी पड़ेगी, क्योंकि परफेक्ट मेजरमेंट के साथ हम नहीं कर पाते हैं। थोड़ा भी एंगल टिल्ट हुआ तो लाइट रे कहीं की कहीं मिल जाती है, इसलिए हमें पहले से ही बनाना पड़ेगा उधर। चलिए अच्छा, पहले वाले केस में क्या था, ऑब्जेक्ट का साइज पॉइंट साइज था हाईली डिमिनिश्ड, थोड़ा सा बड़ा हुआ तो वो डिमिनिश्ड आया, थोड़ा सा और बड़ा होगा तो वो ऑब्जेक्ट इक्वल साइज का आ जाएगा, सेम साइज का आ जाएगा। पैरेलल तो फोकस से, और फोकस से तो पैरेलल। चलिए ये तो वैसे भी परफेक्ट ही आ गया। अच्छा हमें ये जो लाइट है हमें कहाँ से बैंड करनी होती है, क्या हमें इस सरफेस से लाइट बैंड करनी है या इस सरफेस से लाइट बैंड करनी है, तो एक इमेजिनरी लाइन ऑप्टिकल सेंटर से इस तरह से खींच लेंगे और लाइट को उस लाइन पर से बैंड करेंगे, रिफ्रैक्शन हम उस लाइन पे से दिखाएंगे। एक्चुअल में हम जो सिलेबस में पढ़ रहे हैं ये थिन लेंसेज की बात कर रहे हैं, थिन लेंसेज में मोटाई काउंट नहीं होती, लेकिन जब हम ड्रॉ करते हैं तो थोड़ा सा मोटा तो वो हो ही जाता है। तो एक बीच में लाइन खींचेंगे इमेजिनरी, उस लाइन से हम रिफ्रैक्शन शो करेंगे, परफेक्ट एकदम इमेज डायग्राम बनेंगे। चलिए नेक्स्ट के लिए क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट थोड़ा सा और आगे आएगा, बिटवीन 2F1 एंड F1, तो इमेज कहाँ जाएगी, बियॉन्ड 2F2। ऑब्जेक्ट और आगे आएगा, एट F1 आएगा, तो इमेज कहाँ चली जाएगी, वो चली जाएगी और पीछे इन्फिनिटी पर। और अब 6, ये तो हो गया 1 2 3 4 5, तो 6 जो आएगा वो आएगा बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर O। तो इमेज कहाँ बनेगी, इमेज बनेगी लेफ्ट ऑफ लेंस के लेफ्ट में इमेज देखिए कैसे बनेगी वो। हालांकि ये वाले इमेज डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इनको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ, पर आपको क्वेश्चन के साथ बनाने पढ़ सकते हैं कि भी क्वेश्चन भी सॉल्व करना है और उसका डायग्राम भी बनाना है, इस केस में आप कर सकते हैं। चलिए तो मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ है बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर O, तो लाइट किस तरह से जाएगी, पैरेलल लाइट जाएगी, तो वो F से बैंड हो जाएगी, और दूसरी लाइट जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से। तो आप यहाँ पर देखें ये दोनों लाइट रे जो हैं ये फैल रही हैं आगे जाके, तो आगे जाके तो मिलेंगी नहीं, ये मिलेंगी पीछे जा कर के। तो मैंने स्पेस थोड़ा कम पड़ गया मुझे ये, पर फिर भी इस तरह से लाइट पीछे जा कर के यहाँ मिलेगी और यहाँ हमारी इमेज बनेगी। सिर्फ ये केस में हमारे पास जो इमेज बनेगी वो बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। अदरवाइज अभी तक जो सारी इमेज बन रही थी यहाँ से लेके फर्स्ट केस से लेके फिफ्थ केस तक जो बन रही थी वो बन रही थी रियल एंड इन्वर्टेड। और रियल एंड इन्वर्टेड हमेशा किस पर बनती है, स्क्रीन पर। अगर क्वेश्चन में कहीं लिखा हुआ आता है आइदर मिरर के लिए या लेंस के लिए कि भाई हमारी जो इमेज है वो स्क्रीन पर बन रही है, अगर स्क्रीन पर बन रही है तो सिंपल है कि वो रियल एंड इन्वर्टेड ही बन रही है,
उसमें बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है। और आपको इमेज डायग्राम याद होंगे तो आप बता सकते हैं कि किस केस में रियल इन्वर्टेड बनती है, किस केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है। तो आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना बड़ा ईजी हो जाता है कि अगर इमेज स्क्रीन पे बन रही है तो सोचना ही नहीं है इमेज लेफ्ट में बन रही है स्क्रीन पर मिरर के लिए, और लेंस के लिए इमेज राइट में बन रही है स्क्रीन पर। चलिए आगे हम इसमें देखते हैं नेक्स्ट, लेंस फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। पर उससे पहले देख लेते हैं एक इमेज डायग्राम उसके लिए, कॉनकेव लेंस के लिए। तो ये हमारे पास कॉनकेव लेंस हो गया, कॉनकेव लेंस में दिस इज फोकस 1 फोकस 2। ऑब्जेक्ट इसमें कहीं भी हो, इमेज हमेशा जैसे उधर कॉन्वेक्स मिरर में बन रही थी ना, हमेशा यहाँ पर वर्चुअल इरेक्ट ही बनेगी। तो ऑप्टिकल सेंटर से तो लाइट सीधी निकल जाती है ओ से, और यहाँ से तो क्योंकि ये दोनों लाइट डाइवर्ज हो रही हैं तो ऑब्वियस है ये दोनों पीछे जा करके मिलेंगी, और पीछे मिलेंगी तो इस जगह पर यहाँ पर इमेज बनेगी, ऑब्जेक्ट इधर और इमेज इधर लेफ्ट में ही बनेगी। तो इसमें v की वैल्यू नेगेटिव ही आती है, u हमेशा नेगेटिव और v भी हमेशा इसमें नेगेटिव आएगा। और जबकि कॉन्वेक्स लेंस जो है उसमें v की वैल्यू सिर्फ एक ही केस में नेगेटिव आ रही है, कब? जब ऑब्जेक्ट जो है f1 और o के बीच में रखा है, तभी उस केस में वर्चुअल इरेक्ट इमेज बन रही है, वो भी लेफ्ट बन रही है, इसलिए v नेगेटिव आएगा। सेम साइन कन्वेंशन मिरर में फॉलो होते हैं, सेम ही लेंस के लिए फॉलो होता है। अच्छा, कभी क्वेश्चन आ जाए क्या ये साइन कन्वेंशन प्लेन मिरर के लिए फॉलो होता है? जी बिल्कुल होता है। क्या हम मिरर फॉर्मूला को हम प्लेन मिरर में लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन प्लेन मिरर के लिए आपको फोकल लेंथ क्या लेनी पड़ेगी? फोकल लेंथ प्लेन मिरर के लिए इन्फिनिटी हो जाएगी। तो रिजल्ट आपके बिल्कुल करेक्ट आएंगे अगर फोकल लेंथ प्लेन मिरर के लिए इन्फिनिटी लेते हैं। फॉर्मूले का नाम मिरर फॉर्मूला है, स्फेरिकल मिरर फॉर्मूला थोड़ी है, तो प्लेन मिरर के लिए भी एप्लीकेबल है। और ये जो लेंस है, लेंस में कोई प्लेन लेंस तो होता नहीं है, तो यहाँ पर नहीं लगेंगे, वो स्फेरिकल के लिए है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लेंस फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। लेंस फॉर्मूला होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल्स 1/f। v हो गई इमेज डिस्टेंस जो हमें ऑप्टिकल सेंटर से ही मेजर करनी है, u हो गई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f हो गई फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कॉन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव ही रखेंगे और कॉनकेव के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव ही रखेंगे। जो हम मिरर में करते थे f के लिए, वही हमें लेंस में भी फॉलो करना है। और अगर बात करें u, तो u तो इसमें भी नेगेटिव और इसमें भी नेगेटिव, u हमेशा लेफ्ट में होता है इसलिए हमेशा नेगेटिव। अब v के लिए मैं कंफर्म कर सकता हूं सिर्फ और सिर्फ कॉनकेव में कि v कॉनकेव में हमेशा नेगेटिव आता है। रीजन कॉनकेव लेंस में, कॉनकेव लेंस में हमेशा नेगेटिव आता है। रीजन बीइंग हमेशा वर्चुअल इरेक्ट बनेगी इमेज और लेफ्ट में बनेगी तो v इसका हमेशा नेगेटिव आएगा, जबकि इसमें v नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आता। 5 केस मैंने बताया, 5 में रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, वो राइट में बनेगी, पॉजिटिव आएगा, और सिर्फ एक केस ऐसा है जिसमें लेफ्ट में बनेगी तो उसमें v की वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो क्वेश्चन आप चाहो तो हम करके देख सकते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं कि भाई ऑब्जेक्ट जो है हमारा वो 30 सेंटीमीटर रखा है इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है, कॉन्वेक्स है। क्योंकि इन्होंने बता दिया कॉन्वेक्स है तो मुझे f को पॉजिटिव ही लेना है, और ऑब्जेक्ट 30 पर है तो ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव ही लेना है। तो मेरे पास u जो है u -30 आ गया और मुझे v निकालना है। तो पोजीशन, नेचर ऑफ साइज और तीनों हम निकाल लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक मैग्निफिकेशन आपको और बता दूं। मैग्निफिकेशन यहां पर होता है +v/u विच इज h'/h, और वही जो मिरर के लिए था। अगर m की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो इमेज बन रही है वर्चुअल इरेक्ट, और m अगर आ रहा है नेगेटिव तो इमेज बन रही है रियल एंड इन्वर्टेड। सेम कॉन्सेप्ट यूज होगा, बस मिरर फॉर्मूला में और लेंस फॉर्मूला में साइन का डिफरेंस है। मिरर फॉर्मूला में यहाँ पर प्लस आता है, जबकि लेंस फॉर्मूला में यहाँ पर
माइनस आता है, और अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पर प्लस आप देख सकते हैं, जबकि मिरर फॉर्मूला में यहाँ प्लस और यहाँ पर मैग्निफिकेशन में माइनस लिखा हुआ है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे, आपस में मिक्स नहीं करना इन दोनों फॉर्मूलाज को, मिरर फॉर्मूला मिरर के टाइम पे, लेंस फॉर्मूला लेंस के टाइम पे। चलिए यहाँ पर देखते हैं, तो 1/v माइनस 1/u इज 1/f। तो v कितना निकालना है इधर, u हो गया -30, ये 1/+20, तो 1/v इज, ये माइनस मल्टीप्लाई होकर के प्लस हो जाता है, और ये जब उधर जाएगा तो अगेन नेगेटिव हो जाएगा। तो एलसीएम आएगा इसका 20 और 30 का 60, ये हो गया 3 - 2 विच इज 1/60। तो v कितना आया 60 सेंटीमीटर और प्लस में आया है। तो हम जाने कि भाई ये हमारा आंसर ठीक आया है या नहीं आया है, ये देखने के लिए एक बार रफ डायग्राम बना करके देख लेते हैं। ये कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ 20 दी है, तो ये जो डिस्टेंस है ये 20, यहाँ से यहाँ तक 20 और यहाँ से यहाँ तक भी 20 ही रहेगी। ऑब्जेक्ट रखा है 30 पर, इसका जो C आएगा 40 पर आएगा, और ऑब्जेक्ट 30 यानी कि ऑब्जेक्ट यहाँ हो गया, ये हो गया 30 सेंटीमीटर। अब आप देखें, अगर F1 और 2F1 के बीच में रखा है तो इमेज डायग्राम से याद करें, इमेज कहाँ बनेगी, ये बनेगी बियॉन्ड 2F2। F1 और F2 के बीच में रखा है तो बियॉन्ड 2F2 इसकी इमेज बनेगी। क्योंकि ये डिस्टेंस 20 20 40 है, तो ऑब्वियसली ये 40 से ज़्यादा है, और 40 से ज़्यादा हमारा आंसर 60 आ रहा है, ये करेक्ट हो सकता है बिल्कुल। चलिए, आपको इमेज फॉर्मेशन अगर करना हो तो आप इसी तरीके से यहाँ पर रे खींच करके इमेज डायग्राम भी बना सकते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा, अब यहाँ से हम नेचर बता सकते हैं, m निकाल करके, m हो जाएगा +v/u दैट इज 60/-30 विच इज -2। तो माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि ये रियल एंड इन्वर्टेड है, और 2 इंडिकेट कर रहा है, 2 न्यूमेरिकल 2 वो इंडिकेट कर रहा है कि इमेज जो है एनलार्ज बनी है। m की वैल्यू 1 से अगर ज़्यादा है न्यूमेरिकल वैल्यू विच इज 2, माइनस को नहीं देखेंगे यहाँ पर, प्लस माइनस सिर्फ ये बताता है कि भाई वर्चुअल है या रियल है। तो 2 यहाँ पर ये बता रहा है कि वो 2 टाइम्स मैग्नीफाइड बन रही है, 2 टाइम्स मैग्नीफाइड इज m इज 2, और वो बोले 2 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज, तो 2 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज हो जाएगा -2, 2 टाइम्स मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज तो हो जाएगा +2। इस चीज़ का याद रखेंगे। सेम ये मैग्निफिकेशन का जो मैंने बताया कि 2 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज या वर्चुअल इमेज, ये मिरर में भी काम करेगा और लेंस में भी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लास्ट टॉपिक, पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस होता है P से हम इसको डिनोट करते हैं, ये होता है 1/f। पावर इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। अगर फोकल लेंथ हम मीटर में यूज कर रहे हैं तो 1/f, और अगर हम फोकल लेंथ सेंटीमीटर में यूज कर रहे हैं तो 100/f। तो मान लो मेरे पास फोकल लेंथ है किसी की +20, फोकल लेंथ +20 सेंटीमीटर है, तो प्लस देख करके बता सकते हैं कि ये कॉन्वेक्स है। तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, क्योंकि सेंटीमीटर में है तो 100/f मुझे लिखना पड़ेगा, मीटर में होता तो मैं 1/f लिखता। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 100/+20 विच इज +5 डायोप्टर। पावर की जो यूनिट है दिस इज डायोप्टर, ठीक है, जिसको मीटर इनवर्स भी कहते हैं, पर हम डायोप्टर ही यहाँ पर कहेंगे। तो अगर मेरे पास कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो उसकी P पावर की वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी, और अगर मेरे पास एक कॉन्केव है जिसकी फोकल लेंथ मैंने लिख दिया -25, माइनस में ही होती है इसकी फोकल लेंथ, तो पावर कितना आ जाएगा -25 सेंटीमीटर, तो 100/-25 इट इज -4 डायोप्टर। तो अगर माइनस का नंबर है तो वो कॉन्केव का है। ये जो पावर है इसी को हम चश्मे का नंबर भी कहते हैं, कि चश्मे का नंबर मेरा 0.5 है या 1 है, बट हम ये बताना भूल जाते हैं कि +0.5 है या +1 है या माइनस है। तो माइनस प्लस पता चलते ही हमें पता चल जाएगा कि लेंस कौन सा है। अगर प्लस में है तो फोकल लेंथ भी प्लस आएगी, वो कॉन्वेक्स लेंस हो गया, और अगर माइनस है पावर
पावर ऑफ लेंस या चश्मे का नंबर माइनस में है तो वो फोकल लेंथ भी माइनस होगी और पावर लेंस हमारा कॉन्केव हो जाएगा। अब लास्ट टॉपिक यहां पर हमारा रहता है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। हालांकि इस पर क्वेश्चन आते नहीं हैं बट फिर भी हम देख ले रहे हैं। ध्यान रखें ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ थिन लेंसेज के लिए है, ये थिक लेंसेज के लिए नहीं है। और लेंस में बिल्कुल भी बीच में गैप नहीं होना चाहिए, बिल्कुल वो लेंसेज टच होने चाहिए। मान लीजिए ये वाला लेंस पावर P1 का है, दूसरा लेंस पावर P2 का है और यहाँ पर तीसरा लेंस मैंने कॉन्केव रख दिया पावर P3 का, तो जो पावर टोटल बनेगी इसकी वो बनेगी पावर 1 प्लस पावर 2 प्लस पावर 3। और अगर आपसे इस कॉम्बिनेशन का, जिसमें बिल्कुल भी बीच में गैप नहीं है, ऐसे कॉम्बिनेशन, अगर आपसे इस कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ पूछा जाए कि भी टोटल फोकल लेंथ इसका क्या होगा, मैं पैरेलल लाइट भेजूं तो वो कहाँ जाकर के कितने डिस्टेंस पर जाकर के फोकस करेगी, तो आप इसी पावर के फॉर्मूला को फोकल लेंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं। पावर इज 1/f, तो इसको 1/f टोटल लिखेंगे, ये 1/f1 हो जाएगा, ये 1/f2 हो जाएगा और ये 1/f3 हो जाएगा। तो यहाँ से आप फोकल लेंथ भी निकाल सकते हैं और आप चाहेंगे भी फोकस आपको गिवन नहीं है तीनों के तो आप यहाँ पर पावर भी रख सकते हैं। इसी को सीधा 1/ft रख दें, 1/ft विल बी P1 प्लस P2 प्लस P3 और रेसिप्रोकल करके आप टोटल फोकल लेंथ इसकी निकाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बता दिया है। बाकी न्यूमेरिकल करेंगे तो सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है, बहुत ज़्यादा ट्रिकीनेस इसमें नहीं है। एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, कॉन्वेक्स है तो प्लस में ही पावर रखनी है, प्लस में ही फोकल लेंथ रखनी है, और अगर कॉन्केव है तो माइनस में ही पावर और माइनस में ही फोकल लेंथ। जिसकी प्लस है प्लस, जिसकी माइनस है माइनस, अदरवाइज बीच के प्लस तो रहेंगे ही रहेंगे। चलिए यहाँ पर हमारा ये चैप्टर का पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों कंप्लीट होते हैं। अगर अभी भी आपको किसी टॉपिक में ऐसा लगता है कि आपको नहीं आता तो मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं टाइम निकाल करके अदर से उसके लिए सेपरेट टॉपिक की वीडियो आपको शेयर कर सकता हूँ। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।